हेलो एवरीवन, मैं अनिल कुमार सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल विश्व भारती क्लासेस में। इन दिनों जो आपके लिए हम वीडियो लेकर के आ रहे हैं वो आपके लिए एक तरह से मॉक टेस्ट का काम कर रहा होगा। ऐसा 2 ही वीडियो अब तक साइंस से जुड़ा हुआ आपके लिए लेकर के आए हैं। आज ये तीसरा वीडियो जो है जो मॉक टेस्ट के तरह से ही होगा। इसमें एग्रीकल्चर से जुड़े हुए कुछ अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि बिल्कुल अप्लाइड हैं, एप्लीकेशन बेस्ड है, जिसको कि हम लोग सुनते और जानते हैं लेकिन शायद क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में उसको नहीं देखा है। तो उसी चीज़ का एक जांच आज के इस 30 क्वेश्चन के सेट में होगा। 10 क्वेश्चन के बाद आपको आंसर देखने को मिलेगा। अब अपना आंसर देखिए, ये देखिए कि कितने क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हैं और अगर संभव हो तो आप अपना मार्क्स मेरे साथ शेयर अवश्य करें। इससे क्या होगा कि बाकी जो लोग हैं वो भी अपने आप को मतलब इस कंपटीशन में कहाँ है इसका आकलन कर पाएंगे और आप भी अपनी स्थिति को समझने की स्थिति में होंगे। लेकिन ये तभी पॉसिबल होगा जब सब लोग अपना मार्क्स को शेयर करेंगे। शेयर करने में किसी प्रकार का मेरे ख्याल से कोई गुनाह तो हो नहीं सकता है, कोई गलती है नहीं। चलिए, मार्क्स कम या ज़्यादा हो सकता है। अमूमन दिक्कत तब होती है जब मार्क्स कम हो। ज़्यादा हो तो शेयर करने में तो खैर किसी को आपत्ति नहीं हो सकती है। मार्क्स को शेयर कीजिए और खुद का अंदाज़ा लगाइए कि आप औरों से खुद को किस स्थिति में पा रहे हैं, कहाँ तक आप खड़े हैं। तो खैर, वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ साझा कीजिए। अगर किसी प्रकार का कोई सुझाव देना हो तो सुझाव अवश्य देने का काम कीजिए, क्योंकि सुझाव जो आपका मिलता है वो सुधार के लिए मुझे भी प्रेरित करता है और आपकी प्रतिक्रिया के अनुसार अगर बदलाव करके आप तक हम ये काम कर सकें तो मेरे लिए भी ये एक अच्छा पहल होगा, क्योंकि मुझे भी संतुष्टि मिलेगी कि चलिए आपके लिए हम कुछ कर पा रहे हैं। एनीवे, इस वीडियो को देखिए और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ही कर लीजिए। तो आज का 30 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन के बाद आपको हर बार की तरह आंसर देखने को मिलेगा। आप अपना आंसर देखिए और मुझे ये भी बताइए कि किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर, जो मेरा सब्जेक्ट है जिससे जुड़ा हुआ वीडियो हम आपके लिए अपलोड करते रहे हैं, अगर कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट से आप चाहते हैं कि इस तरह के मॉक टेस्ट को हम आयोजित करें इसी तरह से, तो आप उसको भी बताने का काम कीजिए। चलिए, आज एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ 30 महत्वपूर्ण प्रश्न देखने के लिए हम लोग तैयार हो जाए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। बीज के उगने के बाद किस खाद का प्रयोग किया जाता है? नाइट्रेट, हरी खाद, पोटास या फिर फास्फोरस? कृषि की सामान्य जानकारी भी विद्यार्थी जीवन में रखनी है। नंबर 2, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ है? लखनऊ, कोयंबटूर, पंतनगर या फिर मुंबई में? क्वेश्चन नंबर 3, हैरिंग बीन प्रणाली का संबंध किससे है? सिंचाई से, खाद विधि से, मतलब कब कितना खाद देना है, कौन सा खाद देना है, इससे? सी, जल निकास से या फिर बीज लगाने से? क्वेश्चन नंबर 4, फसल पर अरगट रोग का प्रकोप किस समय होता है? अंकुरन के समय, जड़ एवं तना बनते समय, फल बनने के समय या फिर फूल बनने के समय? क्वेश्चन नंबर 5, मृदा सुधारक है जिप्सम, अमोनियम सल्फेट, डीएपी या फिर रॉक फास्फेट? नंबर 6, किस मिट्टी में नमी धारण करने की सर्वाधिक क्षमता है? बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, पहले भी आपने निश्चित तौर पे इसको देखा होगा। काली मिट्टी, लाल मिट्टी, बलुई मिट्टी मतलब सैंडी सॉइल और लेटराइट मिट्टी? नंबर 7, गन्ने में शर्करा की मात्रा होती है। पहले ये जान ले कि जो शुगर इंडस्ट्रीज होता है इसको वेट लूज इंडस्ट्रीज कहा जाता है, मतलब वजन खोने वाला उद्योग। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, इसलिए मैंने आपको पहले बता दिया कि शुगर इंडस्ट्रीज वेट लूज इंडस्ट्रीज की श्रेणी में आता है। अब देखिए हम लोग गन्ने में शर्करा की मात्रा 50%, 10%, 12% या फिर 16%? नंबर 8, क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? फास्फोरस, पोटेशियम, जस्ता या फिर मैग्नीशियम?
बहुत कॉमन क्वेश्चन है लेकिन यूजफुल है। नंबर 9, कम समय में पकने वाली तथा दो प्रमुख फसलों के बीच उगाई जाने वाली फसल है। कैच क्रॉप, कैश क्रॉप, इंटर क्रॉप या फिर कंपेनियन क्रॉप। नंबर 10, किस उर्वरक में अधिक नाइट्रोजन पाई जाती है? कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट या फिर डाई अमोनियम फॉस्फेट। 10 क्वेश्चन के बाद आपको आंसर देखने का मौका मिलता है, तो आप 1 से 10 तक का आंसर आप देखें। चलिए, उम्मीद है आपने अब तक अच्छा परफॉर्मेंस दिया होगा। अगले 10 क्वेश्चन के लिए फिर से रेडी हो जाए हम लोग। नंबर 11, खाद्यान्न उत्पादन में सर्वाधिक योगदान देने वाले प्रथम 2 राज्य हैं। खाद्यान्न उत्पादन में सर्वाधिक योगदान देने वाले प्रथम 2 राज्य हैं क्रमशः, पहले ज़्यादा उसके बाद दूसरे नंबर पर। और यहाँ बता दें कि जो ये चौथा एग्रीकल्चर का एस्टिमेशन हुआ है, अनुमान लगाया गया है, उसके अनुसार ये आंकड़े जो उपलब्ध हैं उस पर आधारित क्वेश्चन है, इसलिए पुराना चीज़ जो होगा वो बदला हुआ भी हो सकता है। तो ऑप्शन देखिए, पंजाब उत्तर प्रदेश, पंजाब मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश और डी उत्तर प्रदेश और पंजाब। पहले 2 सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादक राज्य कौन से हैं? क्रम से आपको उत्तर देखने हैं। नंबर 12, निम्नांकित में से कौन सी असिंचित परिस्थितियों के लिए, कौन सी गेहूं असिंचित मतलब जहां सिंचाई की सुविधा नहीं है, वैसी परिस्थितियों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है? ट्रिटिकेल, जो कि बेसिकली गेहूं और राई के संकर से क्रॉस से बनता है, मैक्रोनी, सोनालिका और रोहिणी। असिंचित परिस्थितियों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त गेहूं कौन सी है? नंबर 13, वायु द्वारा मृदा क्षरण मतलब कि सॉइल इरोजन रोकने के लिए बुआई की कतारें लिखा गया, उसको कतार पढ़ेंगे, लाइन कतारें लगाते हैं किस तरीके से? वायु की विपरीत दिशा में, वायु की दिशा में, वायु की दिशा के समकोण पर या फिर डी, ऐसी कोई क्षरण रोकने की प्रक्रिया नहीं है। नंबर 14, फसल और सर्वाधिक उत्पादक राज्यों के जोड़ों में नहीं सुमेलित है। कौन सुमेलित नहीं है? चावल पश्चिम बंगाल, ज्वार महाराष्ट्र, मक्का मध्य प्रदेश और बाजरा राजस्थान। तो एक इसमें आपका आंसर है जो सुमेलित नहीं है, और जो आंसर है उसका सही जो राज्य होगा वो कर्नाटक होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15, 2023-24 मतलब करंट ईयर के बजट से संबंधित 2023-24 के लिए घोषित एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस न्यूनतम समर्थन मूल्य में सबसे अधिक किस रबी फसल के लिए वृद्धि की गई है? सबसे अधिक किस रबी फसल के लिए वृद्धि की गई है? मसूर, गेहूं, सरसों या फिर चना। यहां एक बात बता दें कि खरीफ फसलों में सबसे अधिक एमएसपी में जो वृद्धि हुआ है वो तिल में हुआ है, लेकिन यहां सवाल आपसे रबी फसल के लिए है। खरीफ में सबसे अधिक तिल का दाम बढ़ाया गया है एमएसपी के तौर पर, रबी के लिए किसमें? मसूर, गेहूं, सरसों या फिर चना। तो ये करंट अफेयर्स का भी पार्ट हो जाएगा। नंबर 16, जल जमाव वाली जमीन में फसलें कमजोर क्यों हो जाती हैं? पौधों को उचित मात्रा में पोषक तत्व नहीं मिलता है, पौधों की जड़ों को श्वसन हेतु ऑक्सीजन नहीं मिलती है, सी पौधों की जड़ें सड़ जाती हैं, या डी उपरोक्त में से कोई भी सही कारण नहीं है। नंबर 17, दलहनी फसलों को क्यों नाइट्रोजन उर्वरक कम दिया जाता है? ए क्योंकि इन्हें कम नाइट्रोजन की जरूरत होती है, बी इनकी जड़ें स्वयं नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर लेती है, सी उनकी आवश्यकता के लिए पर्याप्त नाइट्रोजन मिट्टी में मौजूद होती है, या डी
नाइट्रोजन दलहनी फसलों को कमजोर कर देती है। ऐसे क्वेश्चन को सामान्य तौर पर सोच करके भी आप आंसर कर सकते हैं। अगर आपने नहीं भी पढ़ा हुआ है, थोड़ा सा आईक्यू इस्तेमाल कीजिए, आपको आंसर ऐसे सवालों में यहीं पर मिल जाएंगे। नंबर 18, किस कारण काली मिट्टी काली दिखती है? ए, कार्बनिक पदार्थ एवं गोबर खाद की उपस्थिति के कारण, मिट्टी के सड़ जाने के कारण, सी, ह्यूमस के कारण, या डी, टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट एवं ह्यूमस के कारण। उम्मीद है सही सवाल का जवाब आपने इस सवाल का सही दिया होगा। नंबर 19, मैग्नीशियम का मुख्य कार्य क्या होता है? क्लोरोफिल का निर्माण, उत्प्रेरक की भूमिका निभाना मतलब प्रकाश संश्लेषण के दौरान, फास्फोलिपिड्स का निर्माण करना, या डी, फास्फोरस के ग्रहण एवं स्थानांतरण में सहयोग देना। तो मैग्नीशियम का मुख्य काम क्या है? नंबर 20, धान की फसल के लिए कौन सा नाइट्रोजन युक्त उर्वरक उपयुक्त है? यूरिया, डाई अमोनियम सल्फेट, अमोनियम नाइट्रेट, या फिर उपयुक्त सभी? उसके बाद आपको आंसर देखने का फिर से एक बार मौका मिलेगा, जहां आप 11 से लेकर के 20 तक आंसर देख सकते हैं। चलिए, आंसर आपके सामने है। नंबर 21, किस उर्वरक को आदर्श या संपूर्ण उर्वरक माना जाता है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, नाइट्रोजन और फास्फोरस, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, फास्फोरस एवं पोटास। कंपोजिट खाद जिसको बोलते हैं, किन 3 के या 2 के मिश्रण से बनता है? नंबर 22, हाइड्रोपोनिक्स क्या है? हाइड्रोपोनिक्स क्या है? जल में मछली पालन का तरीका, जल में फसलें मुख्य रूप से सब्जियों को उगाने का तरीका, जल में फसलें मुख्य रूप से सब्जियों को उगाने का तरीका, सी, जलीय जीव जंतुओं का प्रबंधन, और डी, जलीय जंतुओं की प्रजनन क्षमता को बढ़ाना। हाइड्रोपोनिक्स किससे रिलेटेड है? नंबर 23, भू परिष्करण का अर्थ है खेतों को जोतना, फसल बोने से काटने तक की विभिन्न प्रक्रिया, खेतों की तैयारी से लेकर फसल काटने तक की सारी क्रियाएं, और डी, फसल कटाई के बाद की प्रक्रिया। नंबर 24, कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? केंद्रीय आलू शोध संस्थान, सामने लिखा हुआ है शिमला, बी, सेंट्रल टोबैको रिसर्च सेंटर राजमुंदरी, ये आंध्र प्रदेश में जगह है, सेंट्रल राइस रिसर्च सेंटर कटक में, और डी, शुगर ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट लखनऊ। एक इसमें सुमेलित नहीं है, और जो सुमेलित नहीं है उसका सही आंसर है कोयम्बटूर, ताकि आप उसको भी नोट कर लें। फिर से दोहरा दें कि जो सुमेलित नहीं है, जो इस सवाल का जवाब होगा, उसका सही जवाब है कोयम्बटूर। तो आंसर जब देखेंगे उसके बाद आप कोयम्बटूर उसमें ऐड कर लीजिएगा। नंबर 25, कपास के रेशे पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? कपास का रेशा पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तना, फल, जड़, या फिर पत्ती? नंबर 26, निम्नलिखित में से किसे यूरोपीय आयोग का जीआई टैग मार्च 2023 में प्रदान किया गया? मतलब ये एक तरह से करंट अफेयर्स का प्रश्न भी है। जबकि भारत में उसे, जिसको कि यूरोपीय आयोग का जीआई टैग मिला है, 2005 में ही जीआई टैग प्रदान किया जा चुका है। ऑप्शन देखिए, असम का गमोशा, बनारसी पान, महाराष्ट्र अलीबाग का सफेद प्याज, या फिर हिमालय की कांगड़ा चाय। उम्मीद है इसका भी जवाब आपको पता होगा। नंबर 27, केंद्रीय बजट 2023-24 में आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौध कार्यक्रम के लिए कितने रुपये के परिव्यय का प्रावधान किया गया है? 6000 करोड़। चलिए, सबसे पहले ये हम बता दें कि 6000 करोड़ इस सवाल का सही जवाब नहीं है। वास्तव में 2023-24 के बजट में प्रधानमंत्री
मत्स्य संपदा योजना के लिए, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लिए 6,000 करोड़ रुपया का प्रावधान किया गया है, अलॉटमेंट किया गया है। बाकी ऑप्शन आपके सामने 2200 करोड़, 2400 करोड़ या फिर 1100 करोड़ आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौध कार्यक्रम के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 28 मोटे अनाज के उत्पादन में अग्रणी 2 भारतीय राज्य हैं। 2023 को ईयर ऑफ मिलेट्स, मोटे अनाज का वर्ष घोषित किया गया है। ठीक है, तो आप देखिए कि मोटे अनाज के उत्पादन में 2 प्रमुख भारतीय राज्य क्रम से कौन है, सबसे पहले कौन फिर बाद में कौन? राजस्थान, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। उत्तर इसका जो भी होगा वो आपको आगे दिखेगा। यहां हम बता दें कि जो पहले स्थान पर है मोटे अनाज के उत्पादन में 27% उसका कंट्रीब्यूशन है, जबकि जो दूसरे स्थान पर आएगा उसका 15% कंट्रीब्यूशन है, 27% और 15%। नंबर 29 1965 में किसकी अध्यक्षता में कृषि मूल्य आयोग, एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन की स्थापना की गई थी, जो 1985 से कृषि लागत एवं मूल्य आयोग CACP, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस कहलाता है। यह CACP ही न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करता है। 1965 में एस्टेब्लिश हुआ और 85 में इसका नाम बदला। पहले यह कृषि मूल्य आयोग, 85 से कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कहलाता है। ऑप्शन देखिए, DT लकड़ावाला, MS स्वामीनाथन, ML दांतेवाला या फिर YK अलग। उम्मीद है इसका भी जवाब आपको पता होगा। और इस सेट का 30वां और आखिरी क्वेश्चन, कोशिश कीजिए कि आप अपना मार्क्स शेयर कीजिए। सब लोग करेंगे तो सब लोगों को अपनी स्थिति समझ में आएगा। चलिए आखिरी क्वेश्चन और उसके बाद आंसर देखते हैं। कौन सही सुमेलित नहीं है? पहला है ट्राइफेड, सामने लिखा हुआ है 1987। ट्राइफेड का पहले फुल फॉर्म जान लें हम लोग। ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। बेसिकली ये है क्या? तो जनजातीय वन उत्पाद को बाजार उपलब्ध कराने के लिए ट्राइफेड का गठन किया गया। सामने लिखा हुआ है 1987, सही है या गलत ये आपको देखना है। दूसरा है नफेड या नेफेड, 1968 सामने लिखा हुआ है। नेफेड का भी फुल फॉर्म जान ले, नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसका भी है राष्ट्रीय स्तर पर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को मार्केट उपलब्ध कराने के लिए। मतलब ट्राइफेड और नेफेड ये दोनों ही कृषि विपणन या एग्रीकल्चरल मार्केटिंग से संबंधित है। सी देखें FCI 1965, FCI भी एग्रीकल्चरल मार्केटिंग का ही एक स्वरूप है। सामने 1965, सही या गलत ये आपको देखना है। और नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, 6th 5-year प्लान में शिवरामन समिति के रिकमेंडेशन पर इसको एस्टेब्लिश किया गया था। ईयर सामने है आपका। अब आपको देखना है कि इसमें से कौन एक सुमेलित नहीं है। और यहां यह भी बता दें कि जो सुमेलित नहीं है, जो गलत है, उसका सही उत्तर होगा 1958। एक गलत है और जो गलत है उसका सही उत्तर है 1958। तो उम्मीद है आपको ये 30 क्वेश्चन पसंद आए होंगे। मैंने सारे क्वेश्चन बेसिकली वैसे ही रखे हैं जो या तो परीक्षा में आए हुए हैं या जिस तरीके के पैटर्न को फॉलो किया जाता है एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रश्नों को पूछने में। इसके अलावा खरीफ के फसल के कौन कौन से उदाहरण हैं, रबी के कौन कौन से उदाहरण हैं, ये चीज़ें भी आपको देखनी चाहिए। एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ जो भी महत्वपूर्ण संस्थान है उसकी एक सूची आप जरूर बना लें। फर्टिलाइजर से जुड़ा हुआ चीज़ बना लें। इसके अलावा सिंचाई वगैरह से संबंधित चीज़ों को एक जगह कलेक्ट करें कि कहाँ पर किससे, या टोटल नहर से ज़्यादा या कुआं से ज़्यादा या किस तरीके से, इसको एक कर लें। इसके अलावा जो ग्रीन रिवॉल्यूशन से रिलेटेड प्रश्न हो सकते हैं उसकी भी एक सूची बना लें। तो कमोबेश एग्रीकल्चर से ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो ज्योग्राफिकल कंडीशन है किसी पर्टिकुलर फसल के लिए कि धान के लिए कैसा चाहिए, गेहूं के लिए कैसा चाहिए, इसको भी आप तैयार अगर कर लेंगे तो एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ
जो प्रश्न है वो आप सॉल्व करने की स्थिति में आ जाएंगे। ठीक है, चलिए तो आज यहीं तक। अगले वीडियो में किसी और चीज़ के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। वीडियो अगर पसंद आया हो तो कृपया अपना कमेंट दें, दोस्तों के साथ साझा करें।